हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्यास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग धातु और अधातु के बीच के अंतर को रासायनिक गुणधर्म के आधार पर देखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने धातु और अधातु के बीच के अंतर को भौतिक गुणधर्म के आधार पर देखा था। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि धातु और अधातु के बीच के अंतर को आप रासायनिक गुणधर्म के आधार पर किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए बच्चों, कभी भी आपको अंतर या फिर विभेद या फिर डिफरेंस करने के लिए कहा जाए तो आप बीच में एक लकीर दे दीजिएगा और आप देखिए कि किन दोनों के बीच आपको डिफरेंस करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो धातु और अधातु के बीच आपको डिफरेंस करने के लिए कहा गया है। तो देखिए हमने एक साइड में धातु यानी कि मेटल लिखा है और एक साइड में अधातु यानी कि नॉन मेटल लिखा है। तो चलिए इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखते हैं। पहला डिफरेंस, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, यानी जो धातु होते हैं वह इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं और धनायन बनाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर एग्जांपल देखें, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन हमने इधर लिखा। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसके ऊपर में कितना धनायन बनेगा, 1+, ठीक है, यानी इसके ऊपर में क्या आएगा, 1+ का धनावेश आएगा। जैसे Mg जो मैग्नीशियम होते हैं वह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो इसके ऊपर में क्या होगा, Mg के ऊपर में क्या होगा, 2+ होगा। उसी प्रकार से Al जो होते हैं वह क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसलिए Al के ऊपर में क्या आएगा, 3+ आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर देखा जाए अधातु में, तो अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। जिस तरह से धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, उसी प्रकार अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। जैसे देखिए क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया और यह ऋण आयन बनाएगा। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो इसके ऊपर में क्या आएगा, 1- आएगा, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन के लिए देखें तो ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर में क्या बनेगा, 2- बनेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ए क्या है, आपके पास कोई एक तत्व है और यह मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, तो इसके ऊपर में क्या बनेगा, A3- बनेगा। कुछ इस प्रकार से ए हमने यहाँ पर मान लिया कि ये क्या है, कोई एक तत्व है, ये मान लिया हमने, अपने मन से मान लिया, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये था पहला अंतर। अब हम लोग अगले अंतर की ओर बढ़ते हैं। अगला अंतर देखिए, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड देती है। जो धातु होती है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है, धात्विक ऑक्साइड देती है। और इस धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। और देखिए मैंने आपको अम्ल क्षारक में बताया था कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति क्षारीय होती है और जो अधात्विक ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। क्यों होती है, मैंने आपको अम्ल क्षारक में पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहां पर जाके जाइए और आप वहां से जाके देख लीजिए कि क्यों होती है, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, जैसे धातु का अगर हम लोग अभिक्रिया किसके साथ करा दें, ऑक्सीजन के साथ करा दें, ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर किसका निर्माण होगा, धात्विक ऑक्साइड का, धात्विक ऑक्साइड का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये धात्विक ऑक्साइड क्या होता है। तो देखिए बच्चों, धात्विक यानी मतलब क्या हुआ, धातु, और ऑक्साइड यानी क्या हो गया, O, यानी कोई आपके पास एक धातु रहेगा और उसका ऑक्साइड रहेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर धातु के रूप में ले लिया Na हमारा एक धातु है और हमने ऑक्सीजन ले लिया O2। तो Na और O2 मिलकर क्या बनाएगा, देखिए सोडियम है और यह ऑक्सीजन है, तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर धातु क्या है, सोडियम है और इसका ऑक्साइड क्या है, O है, तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Na2O होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपने धातु के रूप में अगर आप मान लीजिए कि Mg ले लिया आपने, प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया, यहाँ पर क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। तो Mg यहाँ पर धातु के रूप में है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO होता है, ठीक है। आप चाहे तो संतुलित कर सकते हैं। किस प्रकार से संतुलित करेंगे, देखिए आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है एक, यहाँ पर क्या है, 2 है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर 2 दे दीजिए तो ये ऑक्सीजन संतुलित हो गया, लेकिन Na कितना हो गया, 4 हो गया, तो आपको यहाँ पर 4 देना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार Mg में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 दिए तो Mg2 हो गया, तो यहाँ पर भी आपको 2 देना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से। तो जो धातु होती है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है और इस धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है यह क्षारीय होती है। आगे बढ़ते हैं और धातु में देख लेते हैं इसी चीज को।
अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड देती है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। यानी अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है? अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, अधात्विक ऑक्साइड। अब देखिए इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। अब अधातु के रूप में आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, मान के चलिए कि हमने ले लिया कार्बन। क्या ले लिया? कार्बन। ऑक्सीजन ले लिया O2, तो यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड क्या बनेगा? CO2 बनेगा। उसी प्रकार से अगर आप S लेंगे यानी सल्फर लेंगे, यहाँ पर O2, तो यहाँ से क्या बनेगा? SO2 बनेगा। इस प्रकार से, ठीक है। तो और ये जो अधात्विक ऑक्साइड जो है, इस अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है क्या होती है? अम्लीय होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अगले अंतर की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला अंतर है कुछ इस प्रकार से है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। जो धातु है वह क्या करती है? अगर जल के साथ अगर इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। बात समझ रहे हैं? धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोक्साइड धातु का तो धातु समझ रहे हैं, यहाँ धातु होगा, और हाइड्रोक्साइड यानी क्या? OH। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? संकेत क्या होता है? OH होता है, ठीक है। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, इसके अगर आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो देखिए आप कैसे होगा। धातु के रूप में आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए, जैसे हमने यहाँ पर धातु के रूप में, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया Na यानी कि सोडियम ले लिया। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे? जल यानी कि H2O के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा? धातु हाइड्रोक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस हमने यहाँ पर लिख दिया H2, और धातु हाइड्रोक्साइड यानी Na का हाइड्रोक्साइड बनेगा तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH होता है। और आप चाहे तो इस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो संतुलित करने के लिए आपको यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर भी 2 देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इसको संतुलित कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर अगले एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने धातु के रूप में मान लीजिए हमने ले लिया कैल्शियम, और इसकी अभिक्रिया हमने जल के साथ यानी कि H2O के साथ करा दिया। तो देखिए यहाँ पर पहला बात तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, इससे तो कोई आपको शंका नहीं है, ये तो बनेगा ही। और धातु हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या? CaOH2। अब आप इसको संतुलित कर दीजिए, तो अगर आप यहाँ पर 2 दे देते हैं तो ये आपका संतुलित हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर धातु को जल के साथ अगर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगी? धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा यहाँ पर प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। वही चीज लिखा गया है कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पर देखिए अधातु में क्या लिखा गया है? अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यानी अगर हम लोग अधातु और जल के बीच अगर अभिक्रिया कराएंगे तो यह अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। अब अगले डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला डिफरेंस है कुछ इस प्रकार से है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस देती है। यानी जो धातु है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? लवण बनाती है, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 बनाती है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। चलिए इस पर हम लोग इस बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। धातु के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया Na। अम्ल के रूप में जैसे हमने ले लिया HCl, तो पहला बात तो यहाँ पर तो H2 बनेगा, यानी H वाला खत्म हो गया, और Na और Cl रह गया। तो Na और Cl मिलकर क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अगर आपने कोई दूसरा एग्जाम्पल लिया, जैसे आपने धातु के रूप में आप ले लिया Cu, और यहाँ पर अम्ल के रूप में मान लीजिए ले लिया H2SO4, तो यहाँ पर क्या बनेगा? पहला बात तो आपका H2 बनेगा, यानी H2 खत्म हो गया। यहाँ पर रहा क्या? Cu रहा और SO4 रहा, तो CuSO4 मिलके क्या बनाएगा? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। ठीक है। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर ले लिया, जैसे धातु के रूप में Al ले लिया और अम्ल के रूप में ले लिया H2SO4, तो यहाँ पर क्या बनेगा? पहला बात तो इधर H2 आपका आ जाएगा, यानी H2 खत्म हो गया, बचा Al और SO4। Al यानी एल्युमिनियम, SO4 यानी सल्फेट, तो एल्युमिनियम और सल्फेट मिलाकर क्या बनेगा? एल्युमिनियम सल्फेट। और एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2SO4 यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये होता है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? लवण एवं हाइड्रोजन गैस। आगे देखें, अधातु में अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अगर अधातु और अम्ल के बीच अगर हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो ये अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? अगला डिफरेंस देखिए, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अच्छा सा डिफरेंस है।
धातुएं अवकारक होती है और अधातुएं ऑक्सीकारक होती है, और इसमें अपवाद क्या है? कार्बन। और मैंने आपको अवकारक और ऑक्सीकारक के बारे में अच्छे तरीके से फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना याद रखिए कि जो धातु होती है वह अवकारक होती है और जो अधातु होती है वह ऑक्सीकारक होती है, और यहाँ पर कार्बन को अपवाद के रूप में रखा गया है। अब चलिए हम लोग इसका जो अगला डिफरेंस है, इसके अगले डिफरेंस को हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो अगला डिफरेंस है यह कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर क्या है? धातु में धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जो धातु होती है वह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु में देखिए, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करती है। अब आप सोच लेंगे कि सर सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी आप इतना जानिए कि अधातु जो होती है वह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करती है। बात समझ रहे हैं? कैसे? देखिए, अधातु यानी ये हमारी क्या है? अधातु है। इसकी अभिक्रिया हमने H2 यानी कि हाइड्रोजन से कराया, तो यहाँ पर H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण हो रहा है, और ये जो H2S है ये क्या है? सहसंयोजक यौगिक है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे हमने ले लिया H2, ये हाइड्रोजन है, और हमने ले लिया N2, यह क्या है? एक अधातु है। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराया तो NH3 यानी कि अमोनिया का निर्माण हुआ, और हमने क्या किया? इसको संतुलित कर दिया। यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर 2 दे दिया, तो ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। और ये जो यहाँ पर जो NH3 है और यहाँ पर जो ये H2S है, ये क्या है? सहसंयोजक यौगिक है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो धातु होती है वह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जबकि जो अधातु होती है वह हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ अपवाद दिया गया है। क्या क्या है? Li, Na, Ca, Be आदि धातुएं H2 से संयोग कर आयनिक यौगिक बनाती है। बात समझ रहे हैं? जिस प्रकार अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करती है, उसी प्रकार धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? आयनिक यौगिक बनाती है, लेकिन कुछ अपवाद के रूप में ही यहाँ पर है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि धातु जो होती है वह सामान्यतः क्या होती है? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी है जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, यानी हाइड्रोजन के साथ संयोग करती है और आयनिक यौगिक का निर्माण करती है, ठीक है। अब हम लोग अगर अगले डिफरेंस की ओर बढ़े, हमारे पास जो अगला डिफरेंस है कुछ इस प्रकार से है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यानी धातुओं की जो ऑक्साइड होंगे यह क्या होंगे? क्षारीय होंगे। जैसे आप देख सकते हैं धातुओं के ऑक्साइड यानी कि Na2O, ये क्या है? धातुओं के ऑक्साइड है। इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग जल के साथ करा देते हैं यानी कि H2O के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या निर्माण होगा? यहाँ पर निर्माण होगा NaOH का। किसका? NaOH का। इसको आप संतुलित कर दीजिए तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। या फिर अगर आप लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो धातुओं का ऑक्साइड हो गया। जब इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग जल से कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा CaOH2। क्या बनेगा? CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, यानी इन दोनों की प्रकृति क्या हो गई? क्षारीय हो गई। यही कहा जा रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है। अगर आगे देखा जाए, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और अधातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वह क्या होंगे? अम्लीय होंगे। ये जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी पदार्थ है यानी कोई भी अगर आपके पास यौगिक है, जब तक हम लोग उसको जल में नहीं डालेंगे तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि वो क्या है? अम्ल है या फिर क्षारीय है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के आप कोई भी ऑक्साइड ले लिए, जैसे हमने ले लिया CO2। जब इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ कराया? H2O के साथ कराया, तो यहाँ पर निर्माण हुआ H2CO3 का। और जब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जब इसको क्या करेंगे? जब इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग जल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? अम्ल का निर्माण होगा। तो ये H2CO3 है। जब इसको हम लोग जल में घोलेंगे तो यहाँ पर H+ आयन का निर्माण, H+ आयन आपको मिलेगा, यानी इसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय है। या फिर अगर आप SO2 लेते हैं प्लस इसकी अभिक्रिया अगर H2O से कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर H2SO3 का निर्माण होगा। यही कहा गया है कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने धातु और अधातु के अंतर को रासायनिक गुणधर्म के आधार पर देखा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।